हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जो इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे। ठीक है, अगर हम थ्योरी की बात करें तो हमारी थ्योरी ऑलमोस्ट लगभग ख़त्म हो चुकी है, मतलब ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अब केवल जैसे कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं जो हम किसी अदर वीडियो में ज़रूर देखेंगे, और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। अगर आपको थ्योरी अच्छे से याद है तो आप इसका आंसर फटाफट दे सकते हैं। ठीक है, चलिए बोर्ड पे ज़रा इसको देखिएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छे हैं, मतलब आपको भी मज़ा आएगा। हम पहले क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं और इसका आंसर आप फट से दीजिएगा। ठीक है, आपको बोर्ड स्क्रीन पे भी दिख रहा है। देखिए, बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। बोल रहा है कि सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति हो रही है, मतलब त्वरण, एक्सिलरेट हो रहा है, मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसके पास एक्सिलरेशन यानी कि त्वरण है। जब त्वरण है तो इसके हिसाब से देखिए, बोल रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है इसकी चाल परिवर्तित होती रहती है। अगर कोई बॉडी है, एक्सेलरेट कर रही है, त्वरित हो रही है, यानी कि किसी वस्तु के पास त्वरण है तो लगातार उसकी चाल बदलती रहेगी। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसीलिए ए पार्ट की बात करें तो ये गलत है। ठीक है ना, उसके हिसाब से। सेकेंड में बोल रहा है कि इसका वेग सदैव परिवर्तित होता है। सदैव वेग, तो बी वाले की बात करें, हाँ बिल्कुल परिवर्तित होता है, इसीलिए ये भी गलत है। सी की बात करें, यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है, ये बिना सिर पैर वाली बातें हैं, इसीलिए ये सही है इसके हिसाब से। चौथे की बात करें तो इस पर सदैव एक बल कार्य करता है, तो हाँ बिल्कुल कार्य करता है, इसीलिए ये गलत है। बात समझ में आ रही है, कॉम्प्लिकेटिव नहीं है, आसानी से इसे समझ सकते हैं। सेकेंड की बात की जाए तो बोल रहा है कि गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया, अब यहां समझिए, क्रिया और प्रतिक्रिया की बात कर रहा है, सदैव एक ही वस्तु पर लगती हैं, गलत है। क्योंकि हमने देखा था कि एक वस्तु पर नहीं लगती हैं, दो वस्तुओं पर लगती हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सेकेंड कि सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में काम करती हैं, बिल्कुल सही है। क्योंकि हमने इसको देखा था कि ऐसा था कुछ, ये इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगाता है तो ये इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगाता है, तो दोनों क्या है, दोनों भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगती हैं और विपरीत दिशा में लगती हैं, इसीलिए इसके हिसाब से बी पार्ट आपका सही है। सी की बात करते हैं, क्या दे रखा है कि परिमाण एवं दिशाएं समान होती हैं, गलत है। दिशाएं तो, परिमाण तो बराबर होता है लेकिन दिशाएं क्या होती हैं, विपरीत यानी अपोजिट। नेक्स्ट की बात करें, अच्छा सी इसीलिए क्या हो गया, गलत, सी गलत हो गया है। डी की बात करें, बोल रहा है कि किसी भी एक वस्तु पर एक दूसरे के अभिलंब काम करती हैं, ये गलत है। दो अलग अलग वस्तुओं पर काम करती हैं, एक वस्तु पर काम नहीं करती, इसीलिए रॉन्ग है। ठीक है ना। थर्ड की बात करें तो देखिए क्या दे रखा है, किसी पिंड का जड़त्व, किसी पिंड का जड़त्व। पहले पार्ट की बात करें तो क्या बोल रहा है, पहले में देखिए क्या है, बोल रहा है उसकी चाल बढ़ाता है। अरे ये कौन सी बात हो गई, ये तो गड़बड़ बात है, इसका कोई लेना देना ही नहीं जड़त्व से। बी पार्ट की बात करें तो क्या दे रखा है, उसकी चाल कम करता है, ये भी गलत है। सी की बात करें तो बोल रहा है कि उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है, ये सही है। जो जड़त्व होता है वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहे, अगर गतिमान है यानी कि मूव कर रही है तो मूव करती रहे। तो ये विरोध का मतलब ये परिवर्तन का विरोध करता है, इसीलिए सी सही है। डी की अगर बात की जाए तो क्या बोल रहा है कि घर्षण के कारण अवमंदित करता है, नहीं ये सब नहीं, तो ये रॉन्ग है। ठीक है ना। चलिए फोर्थ की बात करते हैं, अरे तेज तो नहीं हो रहा है, आराम से आप कर सकते हैं। फोर्थ बोल रहा है कि कोई यात्री गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है, मतलब ऐसे आप सिक्का उछालते हो, मतलब वो यात्री उछालता है ऐसे और वो उसके पीछे गिरता है। इसका यह अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति,
गति के ऊपर नौटंकी चल रही है। गति कैसी है? त्वरित है। और आप ध्यान रखना, जब कोई एक्सेलरेशन होता है, मतलब आपने सिक्का उछाला और वो आपके हाथ में तब गिरता है जब रेलगाड़ी की स्पीड सेम हो। मतलब अगर 100 से चल रही थी और आपने सिक्का उछाला तो 100 से ही चल रही हो, तभी जाके आप उस सिक्के को अगेन हाथ में पाते हैं। ऐसा होता है। आप ना कभी रेलगाड़ी में यात्रा करना तो ऐसे बाहर ही ऐसे गेट पर से ऐसे उछालना, एक्सपेरिमेंट नहीं करना, ये मतलब है एक्सपेरिमेंटल है। ऐसे उछालते हो तो आप ऐसा हाथ रखोगे ना तो फिर से आपके हाथ में आके गिरता है। ऐसा होता है। कब होता है? जब स्पीड सेम हो। लेकिन अगर त्वरित है यानी एक्सेलरेट कर रही है तो वहाँ पर वो सिक्का आपसे नहीं मिलेगा, वो पीछे जाके गिरेगा। इसीलिए ए ऑप्शन करेक्ट है। बी जरा चेक करते हैं। एक समान है, नहीं, रेलगाड़ी की स्पीड एक समान होगी तो हाथ में गिरेगा। सी की बात करते हैं, अवमंदित यानी कि डी रिटार्डेशन। अवमंदित मतलब स्पीड उसकी कम हो जाती है। नहीं, ऐसा भी नहीं, ये गलत बात है। ठीक है ना? अगर स्पीड कम होगी तो आगे गिरेगा और स्पीड ज़्यादा होगी तो पीछे गिरेगा, ध्यान रखना। वृत्ताकार पथ के अनुदेश, नहीं, ये भी नहीं, तो ये गलत है। तो आपका केवल और केवल ए पार्ट सही है। ठीक है, चलिए इसके बाद, अरे तेज़ नहीं हो रहा है, आप आराम से, अगर आप ध्यान देते चलें तो आप तेज़ी से ही ये क्वेश्चन कर सकते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटिव नहीं है। फिफ्थ की बात करते हैं। ये सारा आप आसानी से आंसर दे सकते हैं अगर आपको पीछे के सारे लेक्चर्स जो थ्योरी वाले थे आपको याद हो तो। रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है? फिफ्थ बोल रहा है रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है। अब देखिए, अगर रॉकेट की बात करें तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर कार्य करता है, ये गलत है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर कार्य नहीं करता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है, तो ये भी गलत है। सी की बात करें तो संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है, तो ये बिल्कुल सही है। संवेग संरक्षण के नियम पर ही रॉकेट आपका काम करता है। नेक्स्ट, वेग संरक्षण नियम पर, तो डी वाला पार्ट भी आपका गलत है। वेग संरक्षण नियम पर काम नहीं करता है, संवेग पे करता है। ठीक है। छठे की बात करें तो क्या दिया गया है? 2/3 मतलब 2/3 हिस्सा ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है। अचानक ब्रेक लगाने पर टैंक में भरा जल क्या होता है? देखिए, 2/3 है, मतलब खाली है। कुल मिला के आप समझिए कि टैंकर पूरी तरह भरा नहीं है, खाली है, थोड़ा तीसरा हिस्सा खाली है। अब यहाँ पर समझिए क्या है, अचानक से ब्रेक लगाता है। आप खुद बस में देखो ना, बस में आप, बस चल रही है और अचानक से बस वाला ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो आप किधर जाते हो? आप आगे की तरफ जाते हो ना, आगे की तरफ जाते हो। इसमें भी आगे वाला ढूंढ लो। तो देखो, पहले में आप देखो क्या दे रखा है, पीछे की ओर गति करेगा, पानी पीछे की ओर जाता है। मतलब ब्रेक जब ड्राइवर लगाता है तो आप आगे की तरफ झुकते हो कि पीछे की तरफ? आगे की तरफ। तो आगे वाला ढूंढो। बी पार्ट में आपको खुद दिख रहा है, आगे की ओर गति करेगा, मतलब पानी टैंकर में किधर जाएगा? आगे की तरफ। कहानी समझ में आ गई है? ठीक है ना? तो इसमें से आप बोलेंगे कौन सा पार्ट सही है, तो 6 का बी पार्ट आपका सही है। ठीक है ना? चलिए सेवेंथ की जरा बात करते हैं। यहाँ पर सेवेंथ क्या दे रखा है? बोल रहा है कि वस्तु के जड़त्व की माप है। आप खुद देखिए ऑप्शन में, त्वरण, जड़त्व को हम किससे मेजर करते हैं? त्वरण से? नहीं, गलत है। किससे मेजर करते हैं? द्रव्यमान से। तो बी पार्ट आपका सही है। तो सेवेंथ का कौन सा पार्ट है? बी पार्ट सही है। सी की बात करें तो बल, और डी की बात करें तो संवेग, मतलब ये उल्टा पुल्टा हो गया। ओके, डी यानी कि द्रव्यमान, ये आपका सही है। ठीक है, संवेग, बल, ये और त्वरण ये सब गलत हैं। ठीक है ना? जब भी हमें जड़त्व यानी कि इनर्शिया मेजर करना होता है तो हमें पता है कि जो द्रव्यमान होता है वही इनर्शिया होता है। ठीक है, वही जड़त्व होता है। तो हो गया। 8th की बात करें संवेग का मात्रक। आप ये बताओ, संवेग यानी कि P बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग यानी कि m/v। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, और वेग यानी कि वेलोसिटी का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। आप इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है? बी पार्ट सही है। तो बी ऑप्शन दिया है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है ना? बात समझ में आ गई?
नेक्स्ट बोल रहा है 9th वाला कि बल का मात्रक क्या है। आप तो आंख बंद करके बता सकते हो ना, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए। तो 9th का ए सही है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, जरा देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ में आएगा, आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी अगर आपने पीछे अच्छे तरीके से पढ़ा हो, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको न बताया गया हो। तो ऑब्जेक्टिव के ऊपर भी ज़रा फोकस करिए, क्योंकि अगर आपकी थ्योरी अच्छी होती है तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से और जल्दी से कर पाते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं 10th वाले की। 10th क्या दे रखा है, ज़रा उसको देखिए। 10th में ये बोल रहा है, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान 1 किलोग्राम तथा 5 किलोग्राम हों तथा वे समान वेग से गतिशील हों तो उनके संवेगों का अनुपात क्या होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ये है, ये 5 किलोग्राम का है और ये 1 किलोग्राम का है। बोल रहा है कि दोनों की स्पीड सेम है, मतलब दोनों मान लीजिए v से जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसके संवेग की बात करें तो द्रव्यमान गुणे वेग तो 1 गुणे v होगा। इसकी बात करें तो इसका भी 5 गुणे v, यानी कि द्रव्यमान गुणे वेग क्या निकल के आ गया, संवेग। अब इनका अनुपात पूछ रहा है, अनुपात का मतलब ये अपॉन ये, तो 1 इंटू वी अपॉन 5 इंटू वी से v आपका क्या हो गया, कैंसल, 1/5 और इसी को क्या लिखते हैं, 1:5, 1:5 ये लिखते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, बी। तो 10th का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। बात समझ में आ रही है। चलिए 11 देखते हैं, रॉकेट नोदन का सिद्धांत आधारित है। 11th वाले में देखिए, रॉकेट नोदन का सिद्धांत आधारित है, आपने इसको देख रखा है, रॉकेट वाला केस है। तो इसमें संवेग संरक्षण के नियम पर ढूंढिए कौन सा है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। यहाँ पर जड़त्व पर लिखा है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है कि द्वितीय नियम पर, ये तो गलत है। बी की बात कर रहा है जड़त्व पे, ये भी गलत है। सी की बात कर रहा है संवेग संरक्षण के नियम पर, यही करेक्ट है। डी बोल रहा है तीनों पे, तीनों पे नहीं भैया, केवल और केवल किस पे, सी पे, यानी संवेग संरक्षण के नियम पर। ठीक है, नेक्स्ट यानी कि 12th की बात करें तो क्या दे रखा है, बल के आवेग का मात्रक, आवेग। तो आवेग को हमने देखा था, आवेग यानी कि इम्पल्स इसको बोलते हैं। आपने देखा था कि ये जो होता है आवेग, डेल्टा पी बराबर एफ इंटू डेल्टा टी होता है, ऐसा होता है। ये देखिए बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और समय का मात्रक सेकेंड। तो न्यूटन सेकेंड ऑप्शन ढूंढिए, तो इसमें कौन सा है, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। तो सी ऑप्शन आपको दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो 12th का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना, चलिए अब हम बात करते हैं 13 की। 13 आपको क्या दे रखा है, चलिए इधर ही ले लेते हैं ना, ज़्यादा सही रहेगा। 13 ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है, यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं पर समान बल आरोपित हो, इसके लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, तो हम इधर का ये चलिए मिटा देते हैं, थोड़ा सा स्पेस चाहिए क्योंकि ये आप अच्छे तरीके से समझ लेना। यहाँ पर क्या बोला गया है कि यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं पर समान बल आरोपित हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। भिन्न भिन्न वस्तुओं पर समान बल, भिन्न भिन्न द्रव्यमान है, यानी कि एक मान लीजिए, ऐसे मान लेते हैं, भिन्न भिन्न का मतलब कि एक 2 किलोग्राम का है तो एक मान लीजिए आप 5 किलोग्राम का है, ऐसे मान लीजिए। ये आपका 13 नंबर का क्वेश्चन है। अब यहाँ समझिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब पहला ऑप्शन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछ रहा है। दोनों वस्तुओं में त्वरण समान होगा। देखिए बल क्या है, समान, इसके ऊपर क्या बल लग रहा है, मान लीजिए F लग रहा है, इस, अरे F नहीं, मान लो ना कुछ भी, 10 मान लो, मान लो कि 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो इसके ऊपर भी कितना लग रहा है, 10 न्यूटन। अरे मानने वाली बात है यार, दोनों बल क्या है, बराबर। तो यहाँ पर अब समझिए, दोनों बल बराबर तो हम 10-10 मान ले रहे हैं। तो अगर F इक्वल्स टू क्या होता है, ma होता है, हमें त्वरण निकालना है, तो a बराबर F/m होगा। अरे a बराबर, इसको आप इधर भेजेंगे तो F/m आएगा, तो a बराबर, अब यहाँ पर समझिए, इसी को देख लेते हैं,
फोर्स कितना है 10 अपॉन द्रव्यमान कितना है 2, तो आएगा कितना 5, यानी ए की वैल्यू आ गई है 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब यहाँ की बात करें तो एफ की वैल्यू कितनी है 10 और ए की एम की वैल्यू है 5, तो 5 दूनी कितना होगा 10, यानी कि यह आएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर त्वरण क्या आ रहा है अलग अलग, इसका त्वरण अलग है, इसका त्वरण अलग है। कहने का मतलब है कि अगर द्रव्यमान अलग अलग होगा तो त्वरण भी आपका अलग अलग होगा। इसको दूसरे तरीके से समझा जाए। अब जो ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से हम समझें तो देखिए ये है F इज इक्वल्स टू एम ए है, बिल्कुल है। यहाँ पर अब कहानी समझिएगा, F क्या है समान है। जब F समान होता है कांस्टेंट होता है तो इसको हम हटा देते हैं और इसकी जगह आप कुछ भी लिख लीजिए। अरे अभी ना आप समझिएगा, ऐसे ही 1 लिख लीजिए, लिख लीजिए, या चलिए F ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं नहीं 1 लिखिए। अब देखिए इन दोनों में इसको जरा इधर भेजिए तो m इज इक्वल्स टू 1/a आएगा, इसको यहाँ पे भेजिए, यह आएगा। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, आप इसको लिखेंगे f इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। कहने का मतलब है कि जब ये f है और जब f को आप हटाते हैं ना, जब इसको हटाते हैं तो आप यहाँ पर कोई कांस्टेंट लिखते हैं, कोई नंबर लिखते हैं, कोई नियतांक लिखते हैं, इसकी जगह 1 लिख दीजिए। तो आप ऐसे लिखेंगे, लेकिन इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं। अरे थोड़ा सा ध्यान रखिए, ऐसा होता है, ठीक है, आपको कुछ दिन बाद समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन में मैच कराइए, पहले में दोनों वस्तुओं में त्वरण समान होगा। आप देख रहे हैं दोनों में क्या त्वरण समान है, नहीं ना, एक में 5 है और एक में 2 है, तो गलत हो गया। दोनों वस्तुओं में उत्पन्न त्वरण उनके द्रव्यमानों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। त्वरण की बात कर रहे हैं, आप इसको यहाँ भेज दो और इसको यहाँ भेज दो। जिस तरीके से हमें बताना था वो ऐसे बताना था, ए और यहाँ पर m कर दो, ठीक है ना। अरे इसको यहाँ भेजोगे तो इसको यहाँ भेजोगे तो यही तो बनेगा ना। अब यहाँ पर बोल रहा है कि दोनों वस्तुओं में उत्पन्न त्वरण यानी कि a उनके द्रव्यमानों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको 1/m को ना व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, इसीलिए हम कहेंगे इसमें फिलहाल बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। थर्ड की बात करें, दोनों में उत्पन्न त्वरण द्रव्यमानों पर निर्भर नहीं करेगा, ये तो गलत बात है ना। आप देख रहे हैं कि त्वरण दोनों में क्या है, अलग अलग है, तो क्या इनके द्रव्यमान यानी कि मास के ऊपर निर्भर कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। नेक्स्ट यानी कि डी की बात करें तो दोनों वस्तुओं में त्वरण अनिश्चित होंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये तो निश्चित है ना, मिल तो गया, इसीलिए आप बोलेंगे कि बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। देखिए अभी आपने जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे हैं, ये काफ़ी अपने आप में बेहतर हैं, आपके लेवल के हिसाब से बेहतर हैं। अगर आपने सारी थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है, न्यूमेरिकल भी कुछ कर रखा है, तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव नहीं होता है। और यकीन मानिए अगर आगे की जर्नी आपको बेहतर करनी है, बेहतर बनानी है, तो आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो चलिए, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई चीज़ नहीं समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ आपको डाउट करती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालिए, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको